अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 16 फरवरी 2020 बरोज बुध सुबह 7:15 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। रात के प्रोग्राम में बड़ी तफसीलात मैंने बता दी, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई एतजाज़ एहसन साहब के साथ, तो मैंने ख़ास तौर पर उनका नुक्ता नज़र जाना। अच्छा, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि वो तो मेरिट की बातें कर रहे हैं, जो सच है वो बयान कर रहे हैं। कोई इसको किसी तरफ ले जाए अलग बात है, लेकिन उन्होंने हमेशा हक और सच की बात की है और कोशिश की आवाम तक सही आगाही आ सके। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मेरे पास वो अभी आपके सामने मैं बहुत बड़ी एक खबर ब्रेक करने लगा हूँ। और आपको याद है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान के पास ये जो ड्रामा किया उन्होंने, इनके पास बड़ी अरबों खरबों की दौलतें हैं। उनकी इनकम टैक्स रिटर्निंग और वेल्थ स्टेटमेंट सारा कुछ बता देती हैं, और मौजूदा हुकूमत जो है उनके इनकम टैक्स का रिकॉर्ड या वेल्थ स्टेटमेंट का रिकॉर्ड सामने नहीं ला सकी। अब सेक्शन 216 आ चुका है। सेक्शन 16 में जो तरमीम हुई है ना, 216 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और वो मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे चला रहा हूँगा। और आपके सामने ये 3 सफ़ों की जो है ना, ये नॉमिनेशन पेपर है नवाज शरीफ के। ये बड़े मज़ेदार है और मैं कोशिश करूँगा हाईलाइट कर दूँ। ये इन्होंने NA-12 के नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए 21 दिसंबर 2019 को। नवाज शरीफ के दस्तखत भी हैं, और बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है उसने, BA लिखा है। अब कहते हैं वकालत की हुई है, पता नहीं, आई डोंट नो। और ये बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। और जब इसके तीसरे सफ़े से आएंगे 30 जून 96 तक के जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने जो डिक्लेयर की हैं, 1993-94 इनकम टैक्स पेड डैश नील, 94-96-95 477 रुपये, और 1995-96 नील। और चले हम वेल्थ स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, वेल्थ टैक्स जो पे किया है 93-94 में फाइनेंशियल ईयर में, या असेसमेंट ईयर में आ जाएं आप। असेसमेंट ईयर 94-95 में 21,84,680, और 95-96 में 7,92,295, और 96-97 में 1,51,436। और डेढ़ के नीचे नवाज शरीफ के दस्तखत आप देख रहे होंगे। दस्तखत जाली तो नहीं है कहीं। अच्छा, ये एतजाज़ एहसन साहब के पास ये जो नॉमिनेशन पेपर है, ये आपको याद होगा मुल्क में 5 धमाके हुए थे, तो नवाज शरीफ ने बड़ी तकरीर की थी। अब तारीख़ में ले जाऊंगा मैं, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई थी, वहाँ के बड़े दावे किए थे नवाज शरीफ ने, मैं आप पेड़ पे पत्थर बांध लो और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो फिर उस वक्त एतजाज़ एहसन ने ये कागजात नामजदगी सामने रखे कि ये जो मैं बताने जा रहे हैं, इनकी अपनी क्या पोजीशन है, ये हकायक है, सच है, पता होना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं आपको, यानी कौम को ये समझना चाहिए कि इनकी वर्थ क्या है। यानी 437 रुपये इनकम टैक्स दिया है ये आपके सामने 95-96 में। ये बैकग्राउंड पे चल रहा है आप लोगों के लिए, आसानी के लिए। और फाइनेंशियल एमरजेंसी जब लगाई थी ना, तो उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपको याद होगा, जो ये पैसा हुंडी के ज़रिए बाहर आता था, वहाँ से टैक्स बचाने के लिए, ताकि वो वाइट जो ब्लैक मनी है वाइट हो जाए, वो टैक्स पर्पज़ के लिए। और ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उन्हीं दिनों बनाया था, और उन्हीं दिनों इन्होंने सारी जायदादें अपनी वाइट की हैं। यानी ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से ये कुछ असूल मुसलमा है। इसके साथ साथ मैं फिर दोबारा चलाने लगा हूँ 2016 PTD 296। ये मैंने एतजाज़ साहब को भेजा। मैंने कहा मियाँ मोहम्मद शरीफ जो बड़ी बातें करते हैं कि अरबपति, ये मैं अब उनके वालिद की बात बताने लगा हूँ, कि जो बताया जाता है कि बड़े जदी पुश्ती अमीर हैं। 2016 PTD 296, ये है 1988 और 89 की इनकम टैक्स की रिटर्न, 88-89 की। इनसे थोड़ा सा पहले मैं चला जाता हूँ। 9,36,311 रुपये आमदन है, ठीक है जी। सैलरी उसमें 1,83,600 है, और डिविडेंड है 9,55,000 के करीब, और एग्रीकल्चर इनकम 40,000 के करीब
ज़कात और टैक्स डिडक्ट करने पर नेट इनकम जो इनकी आई वो आई 9,36,311। इस 40,000 भी इनकम टैक्स एग्रीकल्चर आमदन बताई है। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि सरीना ईसा साहबा के हवाले से आया कि पता नहीं एग्रीकल्चर इनकम ये भाई डिक्लेयर की हुई है मैं आपके सामने, और 9,36,000 ये मैं बार बार आपके, और बैकग्राउंड पे ये भी चल रहा है ताकि आपको समझ आ सके कि ये हक़ाइक़ क्या है, क्यों कौम को गुमराह किया जाता है। और ये एतजाज़ साहब की तकरीर मुझे मिल नहीं सकी, लेकिन किसी वक्त मैं फिर दोबारा वो चला दूंगा जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने। और अब इनको मैं जोड़ूंगा आपके साथ, अब मैं फिर वो चलाऊंगा आपके साथ। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जदाद नहीं है, मरीम नवाज़ सना बुचा के प्रोग्राम में, और आज तक रिबर्ट नहीं किया, आज तक रिबर्ट नहीं किया। तो वो केसला बड़ा मौजूद है और वो सच है आपका। फिर हसन आए कि बेनिफिशियल ओनर है, फिर हुसैन नवाज किराए के हवाले से जो बातें की वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये अभी चलेगा, भी दोनों इकट्ठे चलाते हैं सारे। फिर नवाज शरीफ, ये हैं वो ज़राए, अगर आपको पता है कतरी खाता आ गया। ज़रा सुनिएगा, अगले मौजू की तरफ जाएंगे, मैं कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ आप तक, सुनिएगा। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm ring on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. you. So it doesn't matter. Don't I'm you not know earning. who I'm it's not rented earning. from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, जी आपने ये चारों चीज़ें सुन ली हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर। फैसल वाडा की नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर है और आज जस्टिस अतर मिलाना साहब समाअत करेंगे और मेरा जहाँ तक ख्याल है पहली समाअत पे ऊपर ही ये फैसला जो है ना मुअत्तल हो जाएगा और वो बड़ा वाज़ेह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। वो नोट में बार बार 3 केसेस हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के, मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ और अभी जो दूसरा केस का तफसीली फ़ैसला दिया है मैं उस पर जिक्र करूँगा। इसमें 218 आर्टिकल ज़रा समझना है। 218(3) ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, उसका नाअहली से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये 8C इलेक्शन एक्ट का भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेक्शन 3
इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, सेक्शन 4 के वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। 62(1)(f) के तहत नाहल करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और आइन का आर्टिकल 225 चल रहा है, वो इलेक्शन पिटीशन के जरिए आना है, वो फैसला करना है। लेकिन फिर भी जो है ये कोर्ट नहीं है, ये 62(1)(f) सादिक और अमीन अदालत ने डिक्लेयर करना है। और इसमें चले मैं बैकग्राउंड पे नवाज शरीफ का फैसला भी चलाता हूँ कि जो ताहयात नाहली के हवाले से नवाज शरीफ भी बेसिकली समीउल्लाह बलोच का केस में चला रहा हूँ, उसमें इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर बेंच ने कर दी है। तो ताहयात नाहली के हवाले से वसीम सजाद ने यह दायर की है, और अपना इसमें जो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है, जो पॉइंट लिए हैं, और उसमें वो सिंपल जो बात कही है कि इलेक्शन कमीशन नाअहली के फैसले करने का मिजाज नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं है। और मैं वो 62(1)(f) के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी है कि इस केस के अंदर 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं होता है, और अभी तक जो फ़ैसला दिया है, और 9 फरवरी 2022 का जो फ़ैसला है वो कलअदम करार दिया जाए। दोहरी शरीयत के हवाले से इन्होंने ये फ़ैसले का दिया था, और ये 2018 के इलेक्शन के हैं, वो तो इस्तीफ़ा दे दिया था। सेनेट के इलेक्शन उन्होंने 2021 में लड़े हैं, 2021 में लड़े हैं, उसका कैसे इतलाक़ होगा ये दूसरा सवाल है। और एक बात और सामने रखी है कि 23 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन उसके पैरे में जो मैं आपको बताया था, उसके बाद अमेरिकी एम्बेसी से बाद में उन्होंने वो डिटेल मांगी है दोहरी शरीयत के हवाले से, और वो सामने नहीं रखी। फैसल वाडा को बिल्कुल बताया ही नहीं है। यहाँ भी राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने, जो बाद में जो इन्फॉर्मेशन मांगी है जनवरी में जाकर। तो अगर इन्फॉर्मेशन मांगी थी दोबारा रखना चाहिए था, फिर रखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और हम चलते हैं अब अगले केस की तरफ। और मैंने जैसे बता दिया, फैसल वाडा का ये बड़ा मजबूत केस है। इसके अंदर 62(1)(f) अगर किसी ने करना है तो हो सकता है कोई नई पटिशन ना आ जाए। नई पटिशन वो एक अलग फिर बताऊंगा, सारा कुछ अभी नहीं बताना है। चलते हैं अगले केस की तरफ चलते हैं, और वो केस है शाह मोहम्मद ख़ान की दरख्वास्त जो है ना, उनकी नाअहली की थी। तो नाअहली की हत्या कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। जस्टिस अतर मिल्ला ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूँगा चला दूँगा। सियासी जमात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और सूबाई काबीना के रुकन के तौर पर रहे हैं, और दरख्वास्त गुजार नंबर 2 एक का बेटा है। ये दोनों का बेटा शाह मोहम्मद का बेटा चेयरमैन तहसील बगा खेल के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक था। एक दिन कुछ कबल रिटर्निंग अफसर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को मुश्तरका रिपोर्ट भेजेगी। बताया गया कि दरख्वास्त गुजार ने इंतखाबी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी की संगीन कार्रवाइयाँ की हैं। पोलिंग का सामान ज़बरदस्ती छीन लिया और अहलकार को अगवा भी कर लिया। और ये जो रिपोर्ट भेजी गई है, इब्तदाई इंक्वायरी करने के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई, और 13/2/2022 को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। कमीशन को शिकायत भी मौसूल हुई, और इस तरह इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। कमीशन ने मुतलका अकाम से भी रिपोर्ट तलब की, और जिन्हें कार्रवाई के दौरान भी सुनाया गया। फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ये सेक्शन 234 जो है ना, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, और उसके साथ ये कार्रवाई। इंचार्ज पुलिस स्टेशन बका खेल ने कुछ बैलेट बॉक्स और दीगर पोलिंग मवाद बरामद भी कर लिया, जो पोलिंग स्टेशनों से ज़बरदस्ती उठाए गए। तशवीशनाक है कि इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमात से वाबस्ता काबीना का एक रुकन अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले एहलकारों को डराने धमकाने के संगीन नताइज कार्रवाइयों में मुलव्वस था। समाअत के दौरान जो बताया गया है, वो अपना DPO बनू ने मामले की अपनी तीसरी तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश कर दी, और उसमें बताया कि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापों और तफ्तीश के दौरान थाना बका खेल के SHO खुर्शीद खान को शाह मोहम्मद के मोबाइल नंबर पर फ़ोन कॉल मौसूल हुई। वज़ीर और उसका भाई भी जो है ना, गुलबाज खान, जिन्होंने धमकियाँ दी। अब ये सारी वो तफसीलात बताई गई हैं, और बका खान में जो है ना 20/12/2021 को रिपोर्ट दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर मोहब्बत खान की जानब से जो है ना अपना शेयर की गई वीडियो के साथ अपना व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग का फॉरेंसिक वगैरह के लिए भेजा गया, और जो ये सारा जो करने के बाद रिपोर्ट मौसूल हुई, रिकॉर्ड पर रख दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मज़कूरा वीडियो
कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, एडिटिंग नहीं की गई इसमें, और FIR नंबर 481 दर्ज कर दी गई। SHO बकाखेल को धमकियां देने और असरअंदाज होने पर 19/12/2021 की कोशिश करने पर इजाफी दफात 411, 500 से 384, ये इलेक्शन एक्ट के तहत ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मौजूद है, ये चीज़ें होगी। और टेलीग्राफ एक्ट की सेक्शन 25 ये धमकियां देने के ऊपर है, ये भी हो गई है सारी। अब ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जहां तक तो नाहल करने का 8C के तहत का वो नहीं कर सकता, बाकी जो फौजदारी कार्रवाई के हवाले से वो सेक्शन 234 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का और ताज़िरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफात को सामने रख के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, वो कंप्लेंट के तौर पर चला गया और कंप्लेंट के तौर पर उस पर कार्रवाई हो रही है, और ये बड़ा वाज़े तौर पर है। और दूसरी जो है ना, एक और जो बात बड़ी वाज़ी है और मैं बार बार करता रहता हूँ, और दरख्वास्त गुजार नंबर 1 को सूबाई इलेक्शन के रुकन के तौर पर नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। कमीशन को 2017 के एक्ट के तहत ऐसा करने का इख्तियार ही हासिल नहीं था। सूबाई मेंबर की नाअहली का तरीकाकार आइन के आर्टिकल 63(2) ये अपना वफाकी गले 63(2) के साथ आर्टिकल 113 पढ़ा जाएगा। ये मैं आपको पता है, मैं इसहाकडार के अगेंस्ट भी मैंने रेफरेंस फाइल किया था और ये मैं आपके लोगों के सामने बता चुका था, ठीक है ना जी। और PTI की ये जिम्मेदारी है कि दरख्वास्त गुजार के तर्ज अमल की तहकीकात करे ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इंतखाबी अमल और बैलेट के तकद्दुस को पामाल ना कर सकें, और दरख्वास्तों का जो अमल गुजार है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। काफ़ी तफसील में फ़ैसला है और इन बना के ऊपर जो है ना बाकी कार्रवाई करने का कह दिया है, लेकिन जो अवामी ओहदे के रखने के हवाले से जो नाहल करार दिया था वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। हाँ, साबिक जज जो हैं राना शमीम अब वो भागते फिर रहे हैं। बहरहाल इस केस में तौहीन अदालत में शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौली के केस खिलाफ केस की समाअत है। अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए और एडवोकेट जनरल भी पेश हुए और राना शमीम भी पेश हुए, और फादिल जो मैथ होने के बाद आज पहली समाअत थी, लेकिन वो समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है जी। अटॉर्नी जनरल खालिद खान ने दलाइल दिए हैं सारे, और कहा है कि आइंदा समाअत में राना शमीम जो है ना तहरीरी जवाब और गवाहों की लिस्ट फराहम करें। 7 मार्च 2022 के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। आपको पता है इसमें झूठी एफिडेविट मार्बल आर्च के अंदर राना शमीम ने बताया था, बनाया था, और आज तक वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड पे अब आ चुकी हैं। राना शमीम तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, या एक आध खबर और है आप तक अगर लेटेस्ट चीज़ें आ जाएँ। KPK में इंतखाबी जो है ना बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला जो है ना इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है, ताख़ीर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और इलेक्शन जो शेड्यूल है ना वो 31 मार्च को ही होंगे। और जो है ना जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाया। ये महफूज फैसला था, शेड्यूल के मुताबिक होंगे उन्होंने कह दिया। 2 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्त पर समाअत की थी और दलाल सुनने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया था, और यहाँ फ़िदा खान समेत 5 दरख्वास्त गुजारों KPK में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला मौखर करने की दरख्वास्त की थी। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के हक़ में फ़ैसला दिया था, और इलेक्शन कमीशन के इस एबटाबाद बेंच के ख़िलाफ़ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तफसील फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है वजूहत अब सारी सामने आ चुकी हैं। इसको दोबारा चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के पास भी किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। एक आखिरी जो बात वो बड़ी ज़रूरी है, राना सनाउल्लाह ने जो धमकियाँ दी थी पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा, जो अदालतों पर कहा और फैसले करने। आपको पता है इससे पहले 3 लोग तलाल चौधरी, दानियल अजीज़ और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी है। मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी, वो मंजूर हो गई है, दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त दे दी है। आलिया हमज़ा ने यह दरख्वास्त दायर की है, इसमें कुछ कमियाँ हैं थोड़ी सी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बहरहाल 30 जनवरी को अदलिया और जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, बस बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। जिस तरह के अल्फाज कहे हैं उन्होंने, तौहीन अदालत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अपने ना सिर्फ जजेस को धमकियाँ दी बल्कि अदलिया को मुतनाज़ा भी बनाया, और इस पर यह कहा गया है कि इनसे वजाहत मांगी जाए। अदालत ने वो अलाउ कर दी है। और हाँ, अगली जो बात है ना, अटॉर्नी जनरल का शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त भी अदालत में पेश कर दिया गया है।
ख़त शहबाज शरीफ को मसूल होने के बाद राना सनाउल्लाह ने अदालत आलिया के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ तकरीर की थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी ने इस केस की समाअत की है। अब बेन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जानी है। ये पालतू कुत्तों के हवाले से हमला करने के हवाले से तफसीली फ़ैसला ज़मानत का फ़ैसला जारी कर दिया है, ज़मानत मुस्तरद कर दी है जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख ने, और जुर्म नाकाबिले ज़मानत है। 6 सफ़ात पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया। हो सका तो बैकग्राउंड पे चल जाऊँगा। मुद्दई और उसका बाप फसलों को पानी देने जा रहा था। वापसी पर मुद्दइयों के पुराने हरीफ ने उन पर शिकारी कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने मुद्दई की टांग पर मुतअद्दिद बार काटा, और एक ज़माना था जब जानवरों का भी ट्रायल किया जाता था। मुख्तलिफ़ सूरत हाल में जानवर जराइम में ये रेलेवेंट हो सकते थे। फ़ैसले में जो बात की है, जब पालतू जानवर किसी जुर्म में इंसान के शराकतदार हों। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार पर वाज़ेह इल्ज़ाम है कि उसके कहने पर मुद्दई के कुत्ते की टांग पर बुरी तरह काटा गया। 2 गवाह पेश किए, बयानात रिकॉर्ड करवाए फ़ैसले पे। गवाहान के बयानात के मुताबिक कुत्ते का काटना हादसाती नहीं था, एक्सीडेंटल नहीं कहा था, और दरख्वास्त गुजार के मुकदमे में सेक्शन 289 जानवरों को दुरुस्त तरीके से संभालने की दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता है। अदालत ने यह तफसीली सेक्शन और 337(1) F1 और F3 की ये लगी हैं दरख्वास्तें। ये बड़ा एक अच्छा फ़ैसला जिससे तारिक सलीम बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।